हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कक्षा का एक नया पड़ाव स्टार्ट होने जा रहा है जिसका विषय है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास, इस पर हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो बात की है वो बात हुई है काव्य को लेकर, और हिंदी कविता का हमने पूरा विकास देखा आजादी के बाद से लेकर अब तक का। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन काव्य, फिर भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य देखा, और आजादी के बाद का आधुनिक कालीन काव्य जो भारतेंदु युगीन कविता है, द्विवेदी युगीन कविता है, छायावादी कविता है, नव स्वच्छंदतावादी कविता है, प्रगतिवादी कविता है, प्रयोगवादी कविता है, और नई कविता के रूप में जो ढली। ये हमने पूरा विकास क्रम देखा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे पास गद्य बसता है। गद्य के अंदर बहुत सारी विधाएं आती हैं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण, पत्रकारिता, आलोचना, उन सब की चर्चा अब यहां से स्टार्ट होगी और फिर जाकर पूरा इतिहास आपका कंप्लीट होगा। फिर व्याकरण की बात करेंगे, हमारा अंतिम जो हमारा विषय रहेगा। तो जो टारगेट था उसी टारगेट से हम चल रहे हैं, लेकिन आज हम विधाओं की बात बाद में करेंगे। पहले हम हिंदी गद्य के विकास की बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है हिंदी गद्य का विकास? आजादी के बाद बहुत सारी विधाएं जिनकी भी मैंने चर्चा की, कहानी, उपन्यास वगैरह आपको दिखाई देते हैं, आज आप पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन ये गद्य का जन्म चाहे हम कहें कि आधुनिक काल में तेजी से हो रहा है, लेकिन गद्य के अंदर छिटपुट लिखने की परंपरा आदिकाल से अब तक खूब मिलती है। आदिकाल में भी गद्य लिखा गया, भक्तिकाल में भी लिखा गया, रीतिकाल में भी लिखा गया, जबकि बहुतायत रूप जो है वो काव्य ही था। कविता में लोग बातें ही करते थे इवन, तो छोटा मोटा ही सही गद्य के रूप में लिखा गया जो कविता नहीं थी, लेकिन उस गद्य में कई प्रकार की खिचड़ी थी। कैसी खिचड़ी? एक तो उसमें लयात्मकता थी जो कविता में मिलती है। दूसरी बात कि वो गद्य जो है खड़ी बोली वाला गद्य नहीं है, वो ब्रिज भाषा, अवधी भाषा उस रूप में देखने के लिए मिलता है, राजस्थानी भाषा में देखने के लिए मिलता है। और एक बात कि जो आजादी से पहले का गद्य है उसकी अंदर कोई निश्चित विधा नहीं है कि आदिकाल का अगर हम गद्य उठाएं, कोई रचना, मान लीजिए कुवलय माला की बात करते हैं, एक गद्य परक रचना है, तो हम ये कहें कि ये नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। यानी आजादी से पहले का जो गद्य है उसकी कोई विधा हम रेखांकित नहीं कर सकते, उसका एक निश्चित रूप नहीं है। हाँ, लेकिन वो कविता नहीं है, लेकिन काव्य का गुण उसमें दिखाई देता है। तो हम इस गद्य के विकास में अभी हम सबसे पहले इसी की परंपरा की बात करेंगे कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, जब तक गद्य स्टार्ट हो रहा है, तेजी से विकसित होना स्टार्ट हुआ, तब तक जो कुछ छिटपुट गद्य लिखा गया, रचनाएं, उनका हम एक डाटा आज यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चा कहानी, उपन्यास रटकर जाता है पेपर में और ये जो गद्य है इसको नहीं देखता।
और पेपर में बहुत आता है, नेट के लिए और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले आज हम ये पढ़ेंगे और इसके बाद एक विधा को लेकर चलेंगे, यानी 2 क्लास होगी। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई। आज हम 2 क्लास रख रहे हैं, जिसमें हम पहली बात कर रहे हैं गद्य की और उसके बाद एक क्लास रखेंगे विधा की किसी। ठीक है। जब हम विधाएं पढ़ेंगे तो बड़ी विधाएं भी हैं और छोटी विधाएं भी हैं। उपन्यास जैसी एक ऐसी विधा भी है जिसमें आपको 2 से 3 क्लास भी लग जाएंगी, 4 क्लास भी लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उपन्यास हैं और बीच बीच में हमें उन सभी उपन्यासों की चर्चा करनी पड़ेगी जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं। स्कूल में चाहे उस उपन्यास का हिस्सा लगा है, चाहे वो बीए लेवल में लगा था, एमए लेवल में लगा था, और नेट में तो स्पेशल उपन्यास लगे हुए हैं, उनकी भी चर्चा करते चलना है। तो 4 क्लास भी लग सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी विधाएं हैं जो एक ही दिन में 4 हो जाएंगी, जो बहुत कम लिखा गया जिन पर, जैसे साक्षात्कार, डायरी, है ना, रिपोर्टाज, ये छोटी छोटी विधाएं हैं, ये एक ही दिन में 4 भी हो सकती हैं। तो 20-25 जो विधाएं हैं उन सब की ये पूरे महीने चर्चा चलेगी और महीने के आखिरी तक से पहले पहले खत्म हो जाएगा, जिससे हम व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी बात? तो हम चालू करते हैं हिंदी गद्य के विकास की ओर। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी गद्य की शुरुआत देखने जाते हैं तो इसकी शुरुआत वहीं आदिकाल में मिलती है, और आदिकाल में जो अपभ्रंश का काव्य है हमने उसकी बात की थी। तो उद्योतन सूर्य की रचना है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, कुवलय माला। कुवलय माला ये हिंदी गद्य की सबसे पहली रचना हम इसे कह सकते हैं। और वहीं पर एक कवि है रोड़ा, जिनकी रचना है राउलवेल। ये दूसरी रचना है आदिकाल में जो आपको दिखाई देगी। ये राउलवेल जो नाम की रचना है, इस पे आपसे अभी तक तो ये पूछेगा राउलवेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की है, या कुवलय माला किसकी रचना है, उद्योतन सूरी की रचना है। लेकिन नेट वाले जो बच्चे हैं आप में जुड़े हुए, मैंने बताया ये ग्रुप आपका, मैंने टीजीटी, पीजीटी और नेट सबके लिए कंबाइंड बनाया, जहां जिसके लिए स्पेशल कुछ होता है मैं वहां डिस्कस करता रहता हूं। तो टीजीटी वाले इस समय सो मत जाना कि भाई मेरे काम की चीज नहीं बता रहे, सब नेट की बता रहे हैं, काम आपके भी आएगी आगे। तो आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि ये 4 रचनाओं के नाम दे दे, उनमें से एक रचना इनमें से कोई एक हो, और बोले कि बताइए कौन सी रचना है आदिकाल की जो काव्य न होकर गद्य के रूप में है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये जो राउलवेल है ये कैसी रचना है, ये एक श्रृंगारी रचना है। इसकी विषय वस्तु कैसी है, श्रृंगारी है, ये आपसे बात कर सकते हैं। और इसमें श्रृंगार की परंपरा, नक्षिक वर्णन की बात की गई है। शुरुआती गद्य मैंने पहले ही बता दिया, ये जिस गद्य की बात हम कर रहे हैं उसमें बेसिकली गद्य के साथ पद्य मिला हुआ है, और गद्य और पद्य जब मिलता है तो उसको नाम दिया गया क्या, कैसा काव्य, चंपू काव्य, ऐसा नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया, चंपू काव्य, जहां गद्य और पद्य मिलता है। तो शुरुआती गद्य में कविता की लयात्मकता होने के कारण इन काव्यों को चंपू काव्य का नाम भी दिया गया। ये जो राउलवेल है, इसमें जो आदिकालीन भाषा चल रही थी, डिंगल या पिंगल, जिसकी हमने बात की थी, डिंगल भाषा जिसमें अपभ्रंश में राजस्थानी मिली हुई थी, और पिंगल जिसमें अपभ्रंश में ब्रिज मिली हुई थी। ये 2 भाषाएं तो प्रधान थी, लेकिन बोलियां भी बहुत है। तो नेट के लिए प्रश्न आ सकता है, राउलवेल में टोटल 7 बोलियां हैं, 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। उस समय की राजस्थानी जो है वो प्रधान थी, तो 7 बोलियों का जो प्रयोग किया है रोड़ा ने इस रचना में, उसकी प्रधान बोली कौन सी है, राजस्थानी। यानी अधिकांश शब्द तो राजस्थानी के हैं, लेकिन फिर भी 6 बोलियों का प्रयोग किया है। जैसे हमने कबीर को पढ़ा, तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी भाषा में 5 भाषाओं का गुण था। लेकिन फिर भी कबीर की मूल भाषा तो होगी, जिसकी हमने चर्चा की, कौन सी थी,
बनारस के रहने वाले थे, भोजपुरी उनकी मुख्य भाषा थी, मुख्य बोली के रूप में थी। और हमने उसका उदाहरण भी बताया था कि कवि ने खुद स्वीकारा है, बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोय, जो कोई पूरब का होए सो ही जाने मोए। तो इन्होंने राजस्थानी को विशेष रूप से अपनाया है, 7 बोलियां मगर प्रयोग की है। नेट के प्रश्न है जो मैंने अभी तक सब चर्चा की। टीजीटी पीजीटी के लिए सर ये पूछेगा ये रचना किसकी है, बस नाम बता दीजिए। आइए एक और रचना जो आदिकाल के अंदर ही मिलती है, उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राइटर है कौन, दामोदर। ये बता देंगे आप, दामोदर कवि की रचना है। अब इसी में नेट वालों से पूछ सकता है ये रचना कैसी है, तो ये रचना व्याकरण की रचना है, व्याकरण संबंधी। आइए एक और रचना जो आदिकाल में ही मिलती है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब क्या होता है, भंडार, वर्णों का भंडार यूं कहें। तो नेट वालों से अगर पूछे ये रचना कैसी है, तो आप बताएंगे ये एक व्याकरण कोश कह लें या केवल इसे कोश कह लें, जैसी मर्जी स्थिति की बात कर सकते हैं। तो इसे एक आप कोश का नाम दे दीजिए, क्योंकि हम वर्णों के माध्यम से शब्दों को ढूंढते हैं, वो एक भंडार, रत्नाकर समुद्र कौन है, कोश है। लेकिन ये जो कोश है ये हिंदी का है, अपभ्रंश का है, राजस्थानी का है, किसका है, अगर उस डिटेल पे भी चला जाए। वैसे नेट के लिए अभी तक तो यही पूछ लेगा ये रचना कैसी है, कोश कह सकते हैं। और इसमें मैथिली और मैथिली के साथ हिंदी, इन दो के शब्दों की प्रधानता मिलती है। उसमें मैथिली की भी ज्यादा है, क्योंकि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो मूल बोली है वो कौन सी है, मैथिली है। इस पर बात कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से आपको कोई भी रचना देगा उसका नाम पूछ सकता है, लेकिन उससे आगे की बात करता है तो आपको बताना पड़ेगा। अब आप देखिए चंदवरदाई। अब चंदवरदाई को तो हमने पढ़ा है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, और पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। लेकिन उसी महाकाव्य की एक भूमिका लिखी गई है। हर किताब की एक प्रीफेस होता है, भूमिका, जिसमें राइटर रचना के बारे में बताता है। तो पृथ्वीराज रासो की जो भूमिका है उसका नाम दिया गया है वचनिका। और ये भी जो है काव्य तो पूरा काव्य है पृथ्वीराज रासो, लेकिन उसकी भूमिका गद्य में लिखी गई है, तो उसकी वचनिका जो है वो गद्य परक है। और इसमें ब्रिज का प्रयोग है। उस समय जो ब्रिज का गद्य चल रहा था उसमें लिखा गया है। तो चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासो की जो भूमिका है, जिसे वचनिका कहा गया, वो गद्य है, पूरा काव्य नहीं, और वो ब्रिज में लिखा गया गद्य है। तो इसकी आप बात करेंगे तो आदिकाल में ये छिटपुट रचनाएं हैं जो काव्य से अलग गद्य है। लेकिन देखिए ये भूमिका है, ना इसे हम कहानी कह सकते, ना नाटक कह सकते, ना निबंध कह सकते। इसे हमने कोश नाम दे दिया, लेकिन ये कहें कि हम ये कोश बनाया था, ऐसा नहीं है। इसे हमने व्याकरण की किताब का नाम दे दिया, लेकिन ये कोई विधा नहीं है, कहानी उपन्यास नहीं है। ऐसे ही ये श्रृंगारिक काव्य का रूप में श्रृंगार प्रधान विषय जरूर कह दिया, लेकिन इसकी विधा हम डिसाइड नहीं कर सकते। यानी शुरुआती जो गद्य है उसका कोई विधागत नाम नहीं था, बाद में आया आजादी के बाद। और आप देखेंगे आजादी के बाद भी जिन विधाओं के नाम आए हैं, उपन्यास हो, कहानी हो, रेखा चित्र हो, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हमारे यहाँ थी ही नहीं, बाहर से आई, अंग्रेजी से आई, और उसका हमने प्रयोग करना स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ विधा बनी। जैसे नॉवेल अंग्रेजी में था और यहाँ आकर वो उपन्यास के रूप में आया। उपन्यास हमारे यहाँ नहीं था। जब आपको उपन्यास पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उपन्यास शब्द ही कहाँ से आया है। ऐसे स्टोरी भी हमारे यहाँ नहीं थी, कहानी हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ आख्यायिका शब्द मिल जाएगा, किस्सा मिल जाएगा, गोई मिल जाएगा। ऐसा ही अंग्रेजी से स्केच एक विधा आई थी, और वो विधा जो है
वो यहाँ कन्वर्ट हुई। डायरी भी हमारी नहीं थी, डायरी भी बाहर से आई है। बहुत सारी विधाएं पाश्चात्य ने जन्म दी हैं और उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया, वो आगे चर्चा करेंगे। अभी हम शुरुआती गद्य की बात कर रहे हैं जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था लेकिन गद्य का प्रयोग हुआ। ये वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ, लेकिन ये थोड़ी कि खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ तो आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ, भक्ति काल में नहीं हुआ। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोगकर्ता हमने देखा छिटपुट ही करने वाला था, लेकिन अमीर खुसरो था। नाथों ने प्रयोग किया, भक्ति काल में संतों ने प्रयोग किया, रीतिकाल में भी कवियों ने किया। लेकिन जिस तरह खड़ी बोली का प्रयोग होना चाहिए था गद्य परक रूप में या विधा के रूप में, परिष्कृत रूप में, वो सब आधुनिक काल में आया। और वो भी कब? भारतेंदु युग में भी नहीं, द्विवेदी युग में आया। ठीक है, तो इसी प्रकार शुरुआती गद्य जो है आपको अलग अलग रूप में मिलता है। अब आइए भक्ति काल की ओर चलते हैं। तो भक्ति काल में आप देखेंगे एक रचना है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन किसकी लिखवाई थी? मैंने आपको विठल नाथ की लिखवाई थी। श्रृंगार रस मंडन, ये जो रचना है विठलनाथ। कौन है विठलनाथ? कृष्ण काव्य परंपरा जब हमने पढ़ी तो उस परंपरा में वल्लभ संप्रदाय को पढ़ा। वल्लभाचार्य ने वो संप्रदाय स्थापित किया और पुष्टि मार्ग पर बल दिया था। उन्हीं के पुत्र थे कौन? विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। वही विठलनाथ ये किताब लिख रहे हैं श्रृंगार रस मंडन। और भक्ति काल में कौन सी भाषा प्रधान थी? ब्रज और अवधी। और कृष्ण कवियों ने कौन सी ली? ब्रज। तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य है जो विठलनाथ ने लिखा। और इसकी विषय वस्तु नाम से स्पष्ट है। कौन सी विषय वस्तु है? श्रृंगार की है। तो नेट के लिए दो प्रश्न होगा, विषय वस्तु और भाषा। और बाकी सब के लिए ये हो सकता है इंपॉर्टेंट कि ये रचना किसकी है? विठलनाथ की है। एक और रचना इन्होंने लिखी यमुनाष्टक। ये रचना भी जो है इन्हीं की है और गद्य परक है। इनके फिर एक पुत्र हुए जिसकी हमने चर्चा की थी, गोकुलनाथ। और इन्होंने दो रचनाएं लिखी थी। एक रचना थी 84 वैष्णवन की वार्ता और एक रचना थी क्या? 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये दोनों रचनाएं गद्य की रचनाएं हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि गोकुलनाथ ने जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इसमें अपने दादा कौन? वल्लभाचार्य, उनके शिष्यों की चर्चा की। और 252 वैष्णवन की वार्ता में अपने पिता विठल के शिष्य जो है 252 उनकी चर्चा की। और ये रचना कैसी है? काव्य नहीं है, गद्य है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में भी, शुरुआती इतिहास में इनको गिना जाता था। ये भी मैंने वहां चर्चा की थी। तो हम बहुत सारी चीजें पुरानी रिकॉल भी करते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप इससे जुड़े रहें। यहीं पर एक रचना की बात हमने की थी, अष्टयाम। अष्टयाम बहुत लोगों ने लिखा था, देव ने भी लिखा था रीति काल के। लेकिन भक्ति काल में नाभा दास ने जो अष्टयाम लिखा था वो गद्य परक रचना है। एक बात और मैंने अष्टयाम के संबंध में आपको एक बात और बताई थी। आपसे क्वेश्चन कर सकता है अष्टयाम का मतलब क्या है? याम का मतलब होता है कालावधि, समय, एक खास पीरियड, टाइम पीरियड। 8 समय जो होते हैं, 8 पहर जो होते हैं दिन में, उन पहर में 8 प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हैं। कौन? नाभादास कर रहे हैं। जबकि देव अष्टयाम में 8 पहर में नायक और नायिका की क्रीड़ाओं की चर्चा कर रहे हैं। और अष्टछाप में जिन 8 कवियों को लिया गया उसमें भी कृष्ण की 8 पहर की भक्ति की बात की गई है। वहां पर 8 कवि प्रधान नहीं है, 8 प्रकार की भक्ति भी प्रधान नहीं है, 8 समय की भक्ति की प्रधानता है। ये मैंने आपको बताया था। तो अष्टयाम की चर्चा करें नाभादास की।
और यहीं पर सूरती मिश्र की रचना बैताल पच्चीसी। विक्रम और बेताल की जो कथा थी उसी को ध्यान में रखते हुए कहें बेताल सुनो विक्रम करके 25 छंद लिखे गए। लेकिन ये जो छंद थे वो गद्य परक हैं, काव्य नहीं है। तो ये भी रचना जो है ये भी गद्य की एक रचना मानी जाती है। तो ये सब भक्ति काल के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। अब आते हैं रीति काल में। रीति काल में भी छिटपुट गद्य दिखाई देता है। कई चर्चा मैंने की थी रीति काल में। आपके सामने नाम आते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा। छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की रचना थी। छंद वर्णन की महिमा, ये भी खड़ी बोली का एक रूप है। और यहीं पर आपने एक पहली आत्मकथा के रूप में रचना देखी थी, उसकी भी चर्चा करते हैं। और वो रचना क्या थी? वो रचना थी अर्ध कथानक बनारसी दास चतुर्वेदी की, जिसको हिंदी की पहली आत्मकथा कहा गया। जबकि मैंने कहा आजादी से पहले की विधाओं जो भी गद्य है उसका कोई निश्चित रूप नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक नाम देने की कोशिश की गई वो नाम क्या था? वो था अर्ध कथानक। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी गई। ये हम इसको याद रखना होगा। इसी समय हिंदी जो है वो केवल हिंदी खड़ी बोली रूप में नहीं थी। 3 शैलियां चल रही थी। मैंने बताया आपको, संस्कृत निष्ठ शैली जिसमें तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग करते थे लोग, एक हिंदुस्तानी शैली जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्सचर था, और एक हिंदी जो दक्षिण में प्रयोग हो रही थी, हैदराबादी हिंदी वगैरह, जिसे रेखता भी नाम दिया गया, वो भी प्रयोग होती। 3 शैलियां थी। तो दक्षिण में गद्य का प्रयोग किया गया और इसी दक्षिणी शैली के माध्यम से किया गया। उसके कुछ चर्चित कवि हैं, उनका नाम जरूर याद रखना है। उसमें सबसे पहले जो नाम है वो है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज। केवल गेसुदराज भी नाम आ सकता है, पूरा नाम भी आ सकता है। पूरा नाम है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज। ये दक्षिणी हिंदी के पहले गद्य के लेखक हैं और इनकी रचना है मेराजुल आशिकीन। कई बार पेपर में आई है ये रचना, मेराजुल आशिकीन, इसको आपको याद रखना है। लेकिन इनकी और रचनाएं भी हैं जो पूछी जा सकती हैं। शिकारनामा, शिकार को लेकर लिखी गई रचना। हिदायतनामा, जैसे हमारे यहाँ सूक्ति होती हैं, क्या करें क्या ना करें, अच्छे वचन, तो हिदायत दी जा रही है जिसमें वो लिखे गए हैं, ये भी वैसा ही है। और सावला सेहरा, 12 मासा, ये सब रचनाएं हैं जिसमें से मिराजुल आशिकीन सबसे प्रेम की रचना है और गद्य की रचना है। कई बार आई है, इसको तो आपने विशेष रूप से याद रखना है। अब आइए एक और रचनाकार इसी दक्षिणी हिंदी के हैं जिसका नाम है मुल्ला वजही। इनकी रचना सबरस, कई बार एग्जाम में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सबरस। और इनकी एक और रचना है कुतुब मुश्तरी। हो सकता है बहुत, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे आज पहली बार सुन रहे हो जो टीजीटी लेवल के हों, इवन पीजीटी लेवल वाले भी। नेट वालों ने तो एक बार शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो नेट वाले और टीजीटी वाले इनको अच्छे से याद कर ले। टीजीटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन ये दक्षिणी गद्य जो है वो पीजीटी और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सबरस है, बल्कि ये रचना सबरस तो पूछी जा चुकी नेट में कि मुल्ला वजही की रचना है, लेकिन ये पूछ सकता है ये क्या है,
ये इसमें सूफी सिद्धांतों की चर्चा हुई है। और सूफी सिद्धांतों को क्या कहा गया है, मैंने सूफी काव्य में समझाया भी है। इसे कहा गया है तसव्वुफ। क्या कहा गया है? तसव्वुफ। उस भाषा में उस सिद्धांतों का गद्यात्मक रूप लिखा गया है। इसी समय ब्रिज और खड़ी बोली और दक्षिणी हिंदी से अलग गुरुमुखी लिपि में भी गद्य लिखा गया है। और उस गद्य के रचनाकार जो हैं एक खास मिलते हैं, सोढ़ी मिहिरीवानु। सोढ़ी मिहिरीवानु। और इनकी रचना है सचुषंड पोथी, इस नाम की रचना है। तो इसको आपको याद रखना है। ये सब रीतिकाल का जो समय है उस टाइम पीरियड के अंतर्गत लिखी गई रचनाएं हैं, चाहे वो उत्तर भारत की हैं और चाहे वो दक्षिण भारत की हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शुरुआती, जब स्वाधीनता संग्राम का समय चल रहा है और उसके बाद जब देश आजाद हो रहा है, उस समय जो गद्य स्टार्ट हुआ उसकी भी कोई निश्चित विधा नहीं थी, लेकिन वो कौन से विधा थी उसकी बात करेंगे। आपको मैंने बताया था कि एक कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 में कलकत्ता में। कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा एक अच्छा खासी चर्चा की है। जिसकी स्थापना वेलेजेली ने की थी, जिसके प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट थे और 4 लोग बड़े उससे जुड़े हुए थे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। ठीक है। और वो जो सारे लोग जुड़े हुए थे, सबने अलग अलग ढंग से ही जो कुछ लिखा वो गद्य का विकास हुआ। मैंने उसी समय कहा कि प्रेस भी लगी थी, बाइबल का अनुवाद हो रहा है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, जिसके कारण उस समय भाषा का, हिंदी भाषा का और गद्य दोनों का विकास हो रहा है। तो इस कॉलेज से जुड़े हुए जो थे लल्लू लाल, इनकी जो रचना है, हम पहले उनकी बात करेंगे कि उन्होंने राजनीति नाम की जो रचना लिखी, माधव विलास नामक जो रचना लिखी, और बिहारी की एक रचना जो है बिहारी सत सही, उसका अनुवाद किया, टीका की, किस नाम से? लाल चंद्रिका के नाम से। ये सभी की सभी गद्य परक रचनाएं हैं। लाल चंद्रिका के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सत सही का अनुवाद है। कई लोगों ने अनुवाद लिया था, टीका लिखा था, ये भी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली टीका किसकी थी? तो आपके कमेंट बॉक्स में देख लूंगा किसने उत्तर दिया सही। कृष्णलाल की टीका थी सबसे पहली। वहीं फिरंगे सत्सई करके आनंदी लाल शर्मा भी लिख रहे थे। वहीं लाल चंद्रिका लिख रहे थे लल्लू लाल। लेकिन मैंने आपको बताई थी, अब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करूंगा, कि मैंने बताया था कि बिहारी सत्सई की सबसे श्रेष्ठ टीका कौन सी होती है, कौन सी मानी गई, उसका नाम और उसके रचयिता का नाम आप लिखिए, मैं चेक करूंगा। तो लल्लू लाल की जो रचनाएं हैं वो सभी गद्य परक हैं उस समय। और इसी प्रकार राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ, और ये रचना है जिसे हिंदी की पहली प्रौढ़ गद्य रचना कह सकते हैं। अभी तक तो सब कच्ची पक्की हैं,
किसी में लयात्मकता ज्यादा है, किसी में कुछ कमी है, किसी में व्याकरण दोष है, किसी में कुछ है, कोई बोलीगत है। ये है जो हिंदी की पहली प्रौढ़ रचना कही जा सकती है, भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की। जबकि इसमें भी जो हिंदी प्रयोग की गई है उसमें भी 3-3 बोलियां हैं हिंदी की, पंजाबी भी, ब्रिज भी और खड़ी बोली भी, तीनों का मिक्सचर है इसमें। पंजाबी, खड़ी बोली और ब्रिज, इन तीनों बोलियों के शब्द हैं इसमें, लेकिन प्रौढ़ है। हाँ, ये है कि इन तीनों में भी जो प्रधान है वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली, जिससे हिंदी बनी है। क्लियर है? अब आइए उसी कॉलेज से जुड़े हुए लल्लू लाल के साथ जो है सदा सुख लाल, इनका उपनाम नियाज है, सदा सुख लाल नियाज, सदा सुख लाल नियाज। इनकी रचना की अगर हम बात करते हैं तो सुख सागर नामक इनकी रचना है जो गद्य परक रचना है। वहीं जो तीसरे हैं इंशा अल्लाह खां, इन्होंने कहानी लिखी रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। इसे भी कुछ लोग हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन यह भी एक चंपू काव्य है, गद्य और पद्य का मिश्रण है। कहानी तो हमारी विधा ही नहीं थी, मैंने कहा बाहर से आई बाद में। इस समय क्या 1800 में कॉलेज है, तब थोड़ी कहानी आ गई हमारे यहाँ। कहानी की शुरुआत होती है द्विवेदी युग से 1900 में, आज इसके 100 साल बाद जब कहानी प्रकाश में आती है। कहानी को कहानी किसने नाम दिया, ये प्रश्न आ जाए तो आपके पास। कहानी को भी कहानी प्रेमचंद ने नाम दिया, इसलिए बड़े कहानीकार और कहानी के विकास में प्रेमचंद का नाम है, हम जब पढ़ेंगे। लेकिन पहली कहानी मान लिया जाता है क्योंकि रानी केतकी की कहानी, कहानी शब्द दिया हुआ इसलिए। लेकिन ये कहानी नहीं है, न कहानी के तत्व है, न शैली है, न भाषा है, न गद्य प्रौढ़ है। इसलिए इसको शुरुआती दौर की कहानियों में शामिल किया जाता है, लेकिन पहली कहानी नहीं। पहली कहानी तो वही है, कौन सी? इंदुमती। ठीक है, शुरुआती कहानियों में बड़े विवाद हैं, उसमें एक ये कहानी आती है। और इसी कहानी का दूसरा नाम भी दिया गया, क्या? उदयभान चरित, क्योंकि एक चरित प्रधान गद्य है, इसलिए इसकी बात की जा रही है। जबकि इंशा अल्लाह खां ने खुद कहा है ये कहानी क्या है, यह वह कहानी है, क्योंकि इन्होंने इसको कहानी नाम दिया, लेकिन हम इसे एक विधा, कहानी विधा नहीं कह सकते। कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट मतलब हिंदी का छुट्टा खुला प्रयोग हुआ है, हिंदी का, ब्रिज का नहीं हुआ जो अभी तक चलती आ रही थी रीति काल से। और न किसी बोली का मेल है न पुट। जैसे आप देख रहे थे यहां 3-3 बोलियों का मिक्सचर है, किसी में 7-7 बोलियों का मिक्सचर था। इन्होंने कहा इंशा अल्लाह खां ने हिंदी और उर्दू, हिंदी की छूट है उर्दू के साथ, यानी हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है ये। इसीलिए इस काव्य को, इस कहानी को भी हम कैसी क्या कहानी कहते हैं? रेखता में लिखी गई कहानी कहते हैं, और इसको चंपू काव्य का नाम दिया जा रहा है। उर्दू के साथ हिंदी की का छुट्टा प्रयोग हुआ है, लेकिन अन्य बोलियों का ना इसमें मेल है ना पुट है। हाँ, ये क्वालिटी थी कि जैसे और बोलियां आई हिंदी की, इनमें इसमें नहीं आई। लेकिन ये विधा कहानी विधा नहीं कही जा सकती, हास्य प्रधान है ये, विषय वस्तु की दृष्टि से हास्य प्रधान है। नेट के लिए है ये प्रश्न, ये कविता की पंक्ति, ये जो कहा है। आप देखिए कहानी के अंदर का हिस्सा है ये, और आपको क्या लग रहा है कि ये तो कविता है, क्योंकि कविता में एक रिदम होती है, तुक होती है, तो इसे कहानी कैसे कहेंगे? तो काव्य का सम्मिश्रण है, जिसलिए चंपू नाम दिया गया इसका। और इसकी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी भाषा अलंकृत भाषा है। किस्सा गोई जो होती थे पहले, कोई किस्सा सुनाता था, वो उस तरह की शैली है। मुहावरे का खूब प्रयोग है, मुहावरे
का खूब प्रयोग है इसमें, क्योंकि पहले के लोग मुहावरों में बात करते थे, तो मुहावरेदार शैली है, किस्सा गोई शैली है। जैसे पहले के दादी नानी जो आपको कहानी सुनाती थी, तो कहानी या कुछ कहती थी तो बीच बीच में लोकोक्ति और मुहावरों में बात करती थी आपसे, वो वाली शैली है ये इसमें। तो ये शुरुआती कच्चे पक्की कहानी कह सकते हैं हम इसे, लेकिन इसे हम इसे कहानी कहें, हाँ अगर हम, क्योंकि पाश्चात्य से आई हुई विधा है कहानी। अगर हम कहें हिंदी की पहली कहानी, मौलिक कहानी, ये इसे हम हिंदी की पहली मौलिक कह सकते हैं, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कह सकते हैं। लेकिन प्रौढ़ कहानी है, सशक्त कहानी है, या एक्चुअल में कहानी है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। हाँ, लेकिन पहली बार कहानी शब्द दिया, कहानी की तरीके से लिखने की कोशिश की गई, गद्य का प्रयोग किया, इसलिए हम इसे पहली मौलिक प्रयास कह सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए जो लोग थे, जिस कॉलेज का मकसद ही था वहां पर अपने काम के लिए अंग्रेजों ने क्लर्क तैयार करने थे, उन्हें हिंदी सीखनी थी, सिखानी थी अंग्रेजों को, इस पर्पज से जो बनाया गया कॉलेज था, उससे हिंदी का विकास, खड़ी बोली का विकास और गद्य का विकास खूब हुआ। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव रूप देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको वहां पर मिलेंगे। अब आइए इससे आगे की बात करें कि ये जो सारा गद्य है जो शुरुआती अंग्रेजों के समय चल रहा था, अंग्रेजों के दिशा निर्देश पे भी चला और कुछ लोगों ने स्वतंत्र रूप से लिखा, उनमें इन सब की बात हुई। वहीं पर जो वेलेजली थे, इस कॉलेज के संस्थापक, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक वेलेजली ने जो दिशा निर्देश दिया प्रिंसिपल को, गिलक्राइस्ट को, उस निर्देश पर गिलक्राइस्ट ने काम स्टार्ट किया। तो केवल उन 4 लोगों ने हिंदी के विकास में या खड़ी बोली के विकास में योगदान नहीं दिया। गिलक्राइस्ट जैसे जो नॉन इंडियन थे, प्रिंसिपल रूप में थे, उन्होंने भी रचनाएं लिखी और हिंदी भाषा पर लिखी, हिंदी व्याकरण पर लिखी, हिंदी लिटरेचर से संबंधित लिखी। तो इनकी किताबों के नाम भी आप जरा नोट कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। गिलक्राइस्ट की एक किताब का नाम है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। अरे हिंदुस्तानी मैंने आपको बताया, हिंदी और उर्दू का मिक्सचर था, हिंदी और उर्दू का, और इसी शैली की पैरवी गांधी जी ने खूब की है। और गांधी जी ने हिंदुस्तानी जिसे कहा, वो वास्तव में आज हम जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये वो है, इसकी बड़ी जरूरत है। इन्होंने एक किताब और लिखी, अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये इन्होंने लिखा। ये जिन 3 शैली की हम बात कर रहे हैं हिंदी की, इन तीनों शैलियों की को ये मान के चलते थे। और इस हिंदुस्तानी की जो इन्होंने पैरवी की है, इन्होंने हिंदुस्तानी को क्या कहा है, ये नेट वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में लिया, गिलक्राइस्ट ने क्या कहा, ये सबसे प्रिय शैली है इस हिंदी की, और इसे कहा द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, ये नाम दिया इसको, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। क्या, हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो दोनों मिलकर एक खास जुबान का प्रयोग कर रहे थे, वो हिंदुस्तानी थी। गांधी जी ने भी ये कहा, हिंदुस्तान में रहने वाला न कोई हिंदू है न मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी है।
और हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की भाषा ना हिंदी है ना उर्दू है। कौन सी है? हिंदुस्तानी है। और इस प्रकार अंग्रेजों के षड्यंत्र को, भाषा नीति को, धर्म नीति को फेल किया इसी के माध्यम से। ये बहुत ताकतवर भाषा है, आज भी हम इसी का ही प्रयोग करते हैं एक्चुअल में। अब अंग्रेजी के शब्द आ चुके हैं हिंदुस्तानी में, बस ये कह लें। इसको गिलक्राइस्ट ने ये कहा है, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। अभी तक नहीं आया कहीं पर ये प्रश्न, नेट में भी नहीं, आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखें। इसी समय अनुवाद काम भी हुआ। तो ट्रांसलेशन जब होता है तो ट्रांसलेशन भी कई प्रकार का होता है। एक ट्रांसलेशन होता है काव्यानुवाद, जैसी कविता है वैसा ही दूसरी अंग्रेजी की कविता लिख दीजिए। हिंदी की कविता पढ़कर अंग्रेजी की कविता लिख दीजिए, या अंग्रेजी की कविता पढ़ के उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी कविता में कर दीजिए। एक होता है उसका गद्यात्मक अनुवाद, चाहे वो कविता हो या कोई गद्यपरक चीज हो, उसका गद्यात्मक ही अनुवाद करें आप। तो अंग्रेजी का में जो बाइबल थी, न्यू टेस्टामेंट, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया पहली बार, विलियम कैरे ने किया, और नया नियम के नाम से किया। तो अनुवाद किया हिंदी में, कविता नहीं थी वो क्या था, वो भी गद्य था। तो हिंदी गद्य में विलियम कैरे का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। विलियम कैरे, जिन्होंने क्या किया, बाइबल का अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया। और बाइबल का जो अनुवाद किया वो किस नाम से किया? अंग्रेजी में तो है न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। इसका हिंदी में अनुवाद किया नया धर्म नियम। और ये अनुवाद किस लिए किया था ये आप जानते ही हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये काम किया कि लोग हमारे बाइबल को पढ़ेंगे, समझेंगे, धर्म को नियम अपनाएंगे, तो उनकी भाषा में उनको पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी वाले तो पढ़ लेंगे नया धर्म नियम, इसलिए उर्दू में भी अनुवाद किया, हिंदी में भी और उर्दू में भी, दोनों में अनुवाद किया, और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया इन्होंने। लेकिन इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से ही सही, लेकिन गद्य का काम चालू हुआ, ये आप देखेंगे। इसके साथ साथ चाहे अनचाहे गद्य का और खड़ी बोली का विकास हुआ आजादी के समय से, तेजी से हुआ। लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाएं भी थी जो अपनी दृष्टि से अलग अलग तरीके से काम कर रही थी समाज सुधार का। लेकिन उस समाज सुधार के साथ साथ आप देखेंगे कि उन्होंने जो कुछ लिखा समाज सुधार के लिए, वो भी जो है गद्य के रूप में प्रकाशित हुआ, और उससे खड़ी बोली का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ, और गद्य का भी विकास हुआ। कई संस्थाएं हैं जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तदीय समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये बहुत सारे हैं जिन्होंने, किसी ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसी ने सामाजिक समस्याओं को मिटाने के लिए, किसी ने सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करने के लिए जो संस्थाएं चलाई, वो कहीं ना कहीं गद्य और खड़ी बोली के विकास में बहुत बड़ी सहायक हैं। ठीक है, तो उनके नाम भी नोट कर लें, और उन्होंने क्या लिखा वो भी नोट कर लें, क्योंकि वो भी गद्य का एक हिस्सा है और वो आपसे पेपर में बात कर सकता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और आप देख रहे हैं आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती का मकसद क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मकसद था समाज का उत्थान, और साथ साथ सनातन धर्म को सबके सामने लाना आर्य समाज के रूप में।
उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया, स्कूल कॉलेजेस खुलवाए। आप देखेंगे आज जो डीएवी नाम की संस्था है, दयानंद एंग्लो विद्यालय करके, डीएवी मैनेजिंग कमेटी, उसके थ्रू न जाने कितने ही स्कूल और कॉलेजेस रन कर रहे हैं, जिनको खोलने का मकसद था स्त्री शिक्षा का विकास। उसके साथ साथ उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश करके। ये किताब है जो गद्य के अंदर उस समय अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं पर आप देखेंगे एक काम मदन मोहन मालवीय ने भी किया। मदन मोहन मालवीय ने कचहरियों में नागरी लिपि पर बल दिया। किताब नहीं है लेकिन नेट वालों से आपसे पूछ सकता है। आप जानते हैं कि अदालत की जो कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन उस समय कचहरी में जो कुछ लिखा जा रहा था अंग्रेजी में चल रहा, अंग्रेजी में लिखा जा रहा था, उस समय नागरी लिपि को वहां लगाया गया कि नागरी लिपि में लिखा जाए। वो तो अलग बात है कि जो ये सरकार आई उस समय आजादी के समय, तब से उनको अंग्रेजी ही प्यारी थी, उनके लिए उसमें काम करना आसान था और इसीलिए अंग्रेजी में ही काम होता रहा। अब ये जो सरकार जो हिंदी प्रेमी है, इसलिए ये अदालत के अंदर भी हिंदी के लिए उन्होंने पास कर दिया, यूपीएससी में भी पास कर दिया। इवन प्राइमरी शिक्षा जो हम जैसे लोग प्राइमरी शिक्षा हिंदी अपनी मातृभाषा में पढ़कर आए हैं। हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, हमने गणित पढ़ा, हमने साइंस नहीं पढ़ा, हमने विज्ञान पढ़ा, हमने ज्योग्राफी नहीं भूगोल पढ़ा, तो आसानी से समझ आती थी सब चीजें। अब प्राइमरी से ही दूसरी भाषा में हम इन सबको पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो वो सब लागू किया है दोबारा से इस सरकार ने। तो इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास में संस्थाएं और व्यक्ति विशेष अपने अपनी दृष्टि से काम कर रहे थे। सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और हिंदी को आर्य भाषा के रूप में स्थापित किया। ये किताब लिख रहे हैं, संस्थाएं बना रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे पत्रकारिता का भी आरंभ होता है, अखबार भी निकलते हैं। और अखबार क्या है? वो भी गद्य का एक रूप ही तो है, कविता रूप में तो नहीं आता अखबार। सबसे पहला अखबार जो था वो बंगाली भाषा में निकला था, बंगाल गजेट करके अगस्टन हिक्की ने निकाला था, इसलिए उस अखबार को हिक्की गजेट के नाम से भी कहते हैं। बेसिकली वो अखबार नहीं था, गजेट था। गजेट एक अलग चीज होती है। लेकिन हिंदी का जो पहला अखबार निकला वो क्या था? हिंदी का पहला अखबार, ये भी गद्य के अंदर अपना बड़ा योगदान देता है, उसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मतलब उगता हुआ, मार्तंड मतलब सूर्य, उगता हुआ सूर्य, इस नाम का अखबार निकला। और ये जो अखबार है ये 1826 में आता है। लेकिन ये अखबार पहला अखबार तो है, लेकिन पहला अखबार होने के साथ साथ साप्ताहिक था, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए बहुत लेबर लगती है, पैसा लग रहा था। 2 पेज का अखबार मुश्किल से निकलता था पहले, लेकिन उसकी वैल्यू होती थी। आज 35 पेज का अखबार है लेकिन 2 पेज की खबर नहीं होती उसमें, विज्ञापन ही विज्ञापन भरे रहते हैं। तो ये हिंदी का पहला अखबार है उदंत मार्तंड। और ये जो अखबार है पहला, इसके जो संपादक हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। वो हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और जब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता का इतिहास तब हम इसकी चर्चा फिर करेंगे। तब से लेकर आज तक कितने पत्र और कितनी पत्रिकाएं निकली हैं उनकी पूरी की बात करेंगे। और ये कानपुर से निकल रहा था। लेकिन अगर बात आपसे करता है हिंदी का पहला दैनिक पत्र, डेली निकलने वाला, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समाचार सुधा वर्षण। तो ध्यान रखना पहला क्या पूछ रहा है, साप्ताहिक कि पहला दैनिक।
और ये निकल रहा है 54 में, 54 में। और इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन। और कहां से निकाल रहे हैं? कलकत्ता से निकाल रहे हैं। इसी समय आप देखेंगे जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं जो हमने पढ़े थे, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हो, बालकृष्ण भट्ट हो, राजा राम मोहन राय, ये सब जो लोग हैं, उन सब लोगों ने भी अखबार निकाले। लेकिन हम शुरुआती की बात कर रहे हैं तो शुरुआती अखबार या गद्य के रूप में ये हमारे पास दिखाई देता है। तो ये जो अभी हमने आज अभी देखा है या देख रहे हैं, वो सब छिटपुट वो रूप है, छटाएं हैं जो गद्य के रूप में हमको कच्ची पक्की दिखाई देती हैं। ठीक है, वो विस्तार से नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी गद्य में इनका अपना एक योगदान है। पर्टिकुलर एक विधा, निश्चित विधा के रूप में जो हमारे पास आई, कहानी, उपन्यास, नाटक, बाद में उनकी चर्चा तो हम करेंगे ही, मैंने कहा अगली कक्षा में। लेकिन आज हम सिर्फ उन कच्चे पक्के गद्य की बात कर रहे हैं। उसी में एक और नाम नोट करें, उसका नाम है श्रद्धा राम फुल्लरी। श्रद्धा राम फुल्लरी। और श्रद्धा राम फुल्लरी ने कई रचनाएं लिखी हैं गद्य परक। उसमें है सत्यामृत प्रवाह, एक रचना सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, धर्म रक्षा, शतोपदेश। और यही श्रद्धाराम फुल्लरी है जिन्होंने एक आरती भी लिखी है, ओम जय जगदीश हरे नाम से जो आप आरती गाते हैं, ये आरती भी श्रद्धाराम फुल्लरी द्वारा लिखी गई है। वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये सितारे हिंद तो इनकी उपाधि हो गई, भारतेंदु के गुरु के रूप में है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, वर्णमाला, आलसियों का कीड़ा, विद्यांकुर, ये सब रचनाएं भी इसी समय शुरुआती गद्य के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ लोग राजा भोज का सपना को भी पहली कहानी मान लेते हैं, लेकिन कहानी नहीं है। तो ये सब कच्चे पक्के गद्य थे जिनकी आज हमने बात की। फिर धीरे धीरे भारतेंदु युग से, खासतौर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही विधाओं का प्रयोग होने लगा। उन्होंने निबंध भी लिखे, शुरुआती कहानी नहीं, द्विवेदी युग में आती है खास कहानी। निबंध हो, आलोचना हो, अनुवाद हो, पत्रकारिता हो, ये सब नाटक हो, ये सब कुछ भारतेंदु युग से आरंभ हो जाता है। तो जो अब अगली कक्षा होगी उसमें हम एक एक विधा को लेकर चलेंगे। मैंने कहा कुछ विधाएं बहुत छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। आज हमने आदिकाल से अब तक के, आजादी के समय भारतेंदु युग तक जो कुछ कच्चा पक्का गद्य लिखा गया उसकी चर्चा की। कल जो है हम एक विधा को लेकर चलेंगे, नाटक को ले लेंगे, फिर ऐसे ही करके कहानी, फिर ऐसे ही कोई और विधा, निबंध, ऐसे एक एक विधा को लेंगे। कुछ विधा मैंने कहा एक ही क्लास में हो जाएंगी, कुछ विधा 2 क्लास लेंगी, और कुछ विधा उपन्यास जैसी 4 क्लास भी लेंगी। ठीक है, तो हम आपको मेंशन करते रहेंगे पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है।
तो कल जब क्लास होगी तो हम नाटक पर बात करेंगे, ठीक है। कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।